मात्र 2 मिनट में मुलायम सिंह यादव ने गंगा के पुल को पास कर दिया। पुल बनेगा, मात्र 2 मिनट लगा था। कोई लिखा पढ़ी नहीं और कोई उसके लिए औपचारिकता नहीं, सदन में कोई प्रश्न नहीं। हम आज ऐसे कई बिंदुओं पर बात करेंगे श्री राम किशुन यादव जी से, जो 2 बार एमएलए रहे, लोकसभा सदस्य रहे, कई प्रश्न उठाए। लोकसभा सदस्य में जो 20 लोगों की सूची बनी थी, जिन लोगों ने महत्वपूर्ण प्रश्न सदन में उठाया था, उसमें एक राम किशुन यादव जी भी थे। हम आज उनके पैतृक आवास पर हैं। इनके पिताजी भी 2 बार एमएलए रहे, जिला पंचायत के रहे, फ्रीडम फाइटर रहे, राष्ट्रीय आंदोलन में महती भूमिका निभाया था, कोड़े लगाने का आदेश था, 2 साल जेल में रहे और 20 कोड़े। ऐसे पारिवारिक पृष्ठभूमि से श्री राम किशुन यादव जी आते हैं। और भी बताऊंगा, एक बार इनका अपहरण भी कर लिया नक्सलियों ने अपहरण किया, 6 दिन बाद छोड़ा, खेत खेत घुमाते रहे, यहाँ से ले गए बिहार, और किस प्रकार नक्सलियों के चंगुल से छूटे। ऐसे कई बिंदुओं पर चंदौली सबसे अधिक नहरों का जाल बिछा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ब्रजभूषण मार्कंडे, हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे वह प्रसंग जब सामने घाट पुल, जो रामनगर और वाराणसी को जोड़ता है, रामनगर तो वाराणसी में ही है, उस पुल का लोकार्पण भारतीय जनता पार्टी के समय में प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने किया। उस पुल को कैसे आपने 2 मिनट में पास करवा दिया? देखिए, हम जब पहली बार एमएलए हुए 2002 में जी, उसके बाद हमारी सरकार बन गई 2003 और 4 में जी। माननीय नेताजी मुख्यमंत्री थे और राजनारायण जी की पुण्यतिथि मनाने वो बेनिया की सभा में आए थे। जी। मैंने उस दिन देखा कि कोई लोकार्पण और कोई शिलान्यास मेरे नाम का नहीं, क्योंकि मैं भी उस समय बनारस का भी विधायक था और चंदौली का भी विधायक था। हमारा क्षेत्र 2 विधानसभाओं में पड़ता है। हाँ। मैंने नेताजी से कहा कि आज तो हमारा कोई लोकार्पण और कार्यक्रम नहीं है। उन्होंने कहा क्या चाहते हो? हमने कहा लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्मस्थली, और यहाँ से वो पढ़ने जाते थे गंगा पौड़ करके गर्मी के दिनों में। तो उन्होंने कहा चलो रामनगर में शास्त्री जी के नाम से मिनी पुल बनाया जाएगा, और उसके बाद 1 महीने बाद उसका पूरा कार्यक्रम चल गया और काम भी लग गया। दूसरी बार सरकार बनी बसपा की, तो उन्होंने लगा दिया। लेकिन पुनः जब माननीय अखिलेश जी की सरकार बनी, मुख्यमंत्री हुए, तो उस कार्य को बड़ी द्रुत गति से प्रारंभ करा दिया। तनी मनी कोई चीज बाकी थी, अप्रोच रोड, जिसको प्रधानमंत्री जी और योगी जी आकर के उन्होंने उसका लोकार्पण कर दिया, जबकि वो काम समाजवादी पार्टी की सरकारों का था। मुलायम सिंह जी उस समय आए थे, तो क्या यह मंच का वाकया है, जब भाषण होने जा रहा था तब का है, अथवा गेस्ट हाउस वगैरह में? नहीं, मंच पर, खुले मंच पर जब मुझे लगा कि आज तो हमारे क्षेत्र की एक भी समस्या, एक भी निवारण नहीं हो रहा है, तो मुझे कष्ट भी हुआ जनप्रतिनिधि होने का कि आज हमारे क्षेत्र में मुख्यमंत्री आ रहे हैं जनपद में, और मेरे क्षेत्र का किसी भी का कोई काम न हो, तो ये मुझे आत्मग्लानि महसूस हुई। और उस आत्मग्लानि को लेकर के मैंने नेताजी से अपनी बात कही, और उन्होंने 1 मिनट भी कम समय लिया और मंच पर सीधे खड़ा होकर कह दिया कि शास्त्री जी के नाम से सामने घाट पुल बनाया जाए। मैंने एक बार लड़ाई लड़ा था शास्त्री जी के पैतृक आवास के जीर्णोद्धार का। 3 दिन हम लोगों ने रामनगर में धरना दिया, तो उस समय एक आपका पत्र मेरे हाथ लगा था। आप और श्यामदेव राय चौधरी जी के 2 मामले आए थे, तो उस पर आपकी क्या भूमिका थी? देखिए, जब नेताजी उसके बाद बेनिया की सभा के बाद 1 जून को मेरे पिताजी की पुण्यतिथि में बौरी आए थे, और उसके पहले भोगवारे में उन्होंने एक उद्घाटन किया अस्पताल का। तो उस दौरान यहाँ जब आए तो मेरे पिताजी की मूर्ति लगाने की बात उन्होंने किया, और उसके लिए शासनादेश भी जारी हो गया। वो आप देखते हैं मुगलसराय में मूर्ति लगी। लेकिन उसी के बाद मुझे महसूस हुआ कि शास्त्री जी तो कोड़े गांव में भी पैदा हुए थे, इनकी कोई आज घोषणा नहीं हुई। तो मैं लखनऊ गया और नेताजी से कहा कि वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी पैदा हुए हैं और रामनगर में पले पढ़े लिखे हैं। तो उन्होंने कहा चलो शास्त्री जी की शताब्दी समारोह मनाएंगे, और उसमें उस समय उन्होंने 30 करोड़ रुपया शास्त्री जी के पैतृक स्थान, उनके नाम से कार्यक्रम और बहुत सारे विकास के लिए उन्होंने पैसा दिया। और आपने देखा
कि बरुणा नदी पर एक शास्त्री घाट बन गया, जी। वो वीरेंद्र सिंह जी ले गए और हमने यहाँ शुरू कराया तो उनका पैतृक स्थान भी सरकारी स्मारक हो गया, गेट बना, पुल बना जी। और सड़कें भी, जी किला रोड से लेके कटरिया तक एक सड़क भी, राजपथ भी बना। लेकिन फिर सरकार बदली जी। तो वो फिर का दिक्कत हो गई। हम और भी कई तीखे सवाल करेंगे, उसके पहले मैं उस विषय पर जाना चाहता हूं जिसकी चर्चा हमने किया। आपका अपहरण हो गया, नक्सलियों ने अपहरण कर लिया, यह क्या घटना थी और कब छोड़ा उन लोगों ने? ये 6 मार्च 2000 की घटना थी जी। जब मैं जिला पार्टी का अध्यक्ष था। जी। और मतलब समाजवादी पार्टी के आप जिला जिला अध्यक्ष अध्यक्ष थे जी। और उस समय हम अपने घर स्कूटर से आ रहे थे, मुझे एक आदमी छोड़ने आ रहा था, जी। वो मुगलसरा का था। जी। हमारा राजनीतिक विरोध था, जी। इसमें दो राय नहीं था। जी। कुछ लोगों ने मेरा अपहरण किया, 9 लोग थे, जी। और फिर हमने अपना परिचय दिया। जी। उसमें बहुत से ऐसे लोग थे जी। जो मेरे पिताजी को जानने वाले थे, जी। उनकी वजह से। और जी। कुछ नेताजी ने इतनी मेहनत की, जब उनको पता चला तो उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से भी बात किया, जी। उन्होंने राम प्रकाश गुप्ता जी से भी बात की। अच्छा, उन दिनों चीफ मिनिस्टर चीफ वही थे। मिनिस्टर यूपी के थे। जी। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, उनसे भी उन्होंने बात किया। जी। और हमारी एक फिरौती के तौर पर हमारा मुक्ति मिली 6 दिन 1 हफ्ते बाद। और उस समय नेताजी काफ़ी दुखी थे। जी। और पूरा जनपद, चंदौली ही नहीं, बनारस, मिर्जापुर, आसपास जनपदों में एक आंदोलन का रूप ले लिया था। जी। और लोगों को मजबूर होकर छोड़ना पड़ा। नक्सली हम उनको नहीं कह सकते थे, जी। न वो गरीबों के हमदर्द थे, जी। न बड़े लोगों के विरोधी थे। जी। वो एक तरह से अपराधी प्रवृत्ति के थे और पैसे वैसे के लालच में जी। वो ऐसा काम करते रहे। तो शाम को 8 बजे आपको उठाया उन लोगों ने और रात भर ले गए होंगे, कहाँ कहाँ कैसे कैसे? तो ले गए बिहार, देखिए, ले गए उनके- बंगाल, ले गए उनको कहाँ ले 2-3 दिन का शेल्टर पॉइंट होता था उनका। जी। उनके गोपनीय ढंग से सेंटर होता, जी। और वो गांव के बाहर होते थे। जी। कोई घर, कोई मड़ई, कोई झोपड़ी, ताकि लोग समझे न, और उसमें वो रखते थे। तो 3 दिन तक तो मैं चंदौली जनपद के विभिन्न गांवों में रहा। वो बताना आज उचित नहीं है। बाद में ये बिहार चनोस गांव है बिहार का, जी। जहाँ इनका गढ़ माना जाता, वहाँ ले गए। और फिर वहाँ जाकर उन्होंने कुछ पार्टी के लोगों से संपर्क किया, और फिर सरकार के लोगों ने दबाव बनाया, तो फिर उन्होंने खाना पीना देते थे वो कैसे? बिल्कुल खाना पीना 2-3 दिन बाद तो हम खाए नहीं, जी। लेकिन 2-3 दिन खाना पड़ा। जी। आज भी अपहरण हो रहे हैं, तब भी अपहरण होते थे, अंतर क्या देख रहे हैं आप? देखिए, आज अपहरण कुछ बड़े पैमाने पर है। जी। माफिया, गुंडे, धन के लिए। और उस समय गरीब, बेबस, लाचारी के लिए करता था, उस टाइप के लोग थे। और आज अपहरण करने वाले तो ऐसे ऐसे हैं जिनके अरबों खरबों संपत्ति है, जी। जिनके इशारे पर लोग मारे जा रहे हैं, जी। जिनके इशारे पर लोगों की हत्याएं हो रही हैं, जी। जिनके इशारे पर लोग गुंडा टैक्स ले रहे हैं, जी। वो जेलों में हो चाहे जेल से बाहर हो। फिर उन लोगों ने पैसे पर ही छोड़ा? हाँ, वो एक रकम ऐसी रही जो मेरी हैसियत के कम थी, जिसको उसने कबूला भी। जी। ये उस मामले में एक बार एफआईआर लगा, जी। लेकिन जब वो पकड़ा गया बिहार में, जी। तो उसने कबूला कि मैंने रामकिशन का अपहरण किया और मैंने ये धन लेके छोड़ा। तो वहाँ के एसएसपी ने, भभुआ के, फिर यहाँ के एसएसपी को फ़ोन किया और पूरी कार्रवाई भेजा। तो फिर री एक्विजिशन हुआ, डिस्ट्रिक्ट जज ने पुनः विवेचना का आदेश दिया, तब जाके वो केस हुआ। कोई सदन में आपने लोकसभा में वैक्सीन के बारे में प्रश्न उठाया था, चूंकि कोरोना आज देखिए, जब मैंने लोकसभा में गया जी। तो मैंने दैनिक जागरण, जी। एक अखबार में, मुझे याद है उस समय नीतू सिंह कोई पत्रकार हुआ करती थी, उनके नाम से सुना कि भारत में वैक्सीन बनाने के कारखाने बंद कर दिए जाते हैं और वो वैक्सीन बाहर से मंगाई जा रही है जी। और महंगी मंगाई जा रही जी। है। मैंने सदन में उसको उठाया जी। और सदन का समर्थन मिला, सत्ता पक्ष और विपक्ष का। उसकी जांच हुई, बाद में भारत की वो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां भी चालू कराई गई, और जिन लोगों ने जानबूझ करके उसमें
बंद कराने का प्लानिंग किया था, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई। और आज वैक्सीन के लेकर के जो महामारी है, कोरोना जैसे महामारी के लिए, अगर हमारे वैक्सीन बनाने के वो चीज़ भी पहले से तैयार रहती तो आज इस महामारी का मुकाबला भी करते। जी, बड़ा दुखद पक्ष है कि जांच से लेकर के और इलाज तक तमाम घटनाएं इस तरह की आ रही हैं। छत पर से कोई कूद रहा है, कोई चिल्ला रहा है, भीतर से खाना पानी नहीं मिल रहा है। तो इस पर आप किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, कोरोना महामारी जब 23 जनवरी को भारत सरकार को पता हो, जी, पहला मरीज मिला था, जी, उसके बाद भारत सरकार ने इसको नोटिस में नहीं लिया। जी, अगर उस समय भारत सरकार, देश के प्रधानमंत्री जी इसको नोटिस में लेते और जो कार्रवाई बाद में उन्होंने किया, जी, वो कार्रवाई उस समय हो गई होती, जी, तो इतनी भयंकर भारत जैसे देश में ये बीमारी नहीं फैलती। फिर भी लोग स्वतः इसकी सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन सरकार के जो इंतजाम होने चाहिए वो इंतजाम नहीं है। चाहे वो शेल्टर बनाए जा रहे हैं, चाहे वो उसकी दवाइयों का हो, वो काम नहीं हो रहे हैं। लोग बेबस हैं, लाचार हैं। गरीब बॉम्बे से चला आया पैदल और सरकार ने इंतजाम नहीं किया। पैदल लोग आए, साइकिल से आए, अपनी स्कूटर लेके आए। तो ये दुर्व्यवस्था जो अव्यवस्था हुई, इसमें पूरी तरह से सरकार की वो फेल है, वो बद इंतजाम की वजह से ऐसा हुआ। सरकार को इसको पहले लेना चाहिए। आप रहते तो क्या करते? हमारी सरकार होती तो इस पर हम लोग लिए। आप देखिए, मैं उस पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन दिल्ली में उसने थोड़ा कंट्रोल किया और आज दिल्ली मॉडल कोरोना वैन इस्तेमाल होने का काम हो रहा है। तो इस मामले में दिल्ली सरकार ने थोड़ा बहुत बढ़ चढ़ के काम किया है, तो उसको हम स्वीकार करते हैं। आप इनके सरकार की, किसी सरकार की प्रशंसा करेंगे? ये बात करते हैं, काम नहीं करते। सब बात कर रहे हैं। कुछ तो अच्छा बताइए। कोई एक ऐसी चीज नहीं है बनारस में, कुछ अच्छा बताइए। कुछ ऐसी चीज नहीं है। गंगा नदी साफ इनकी वजह से नहीं हुई जी। गंगा नदी थोड़ा बहुत जो कुछ दिखाई दिया वो इसलिए हुआ कि कानपुर की सभी फैक्ट्रियां जब बंद हो गई, जब कचरा आना बंद हो गया था, तो ऑटोमेटिक नदी साफ हो गई, फिर चालू हो गई, फिर गंदा हो गई। इनका कोई योगदान नहीं है। तो कानपुर का इन्होंने बंद किया कि कोर्ट? कोरोना की वजह से, कोर्ट की वजह से, कोरोना की वजह से। मतलब इनकी कोई भूमिका इनकी नहीं है। सांसद जी, दो नदियां वाराणसी में हैं, असी और बरुणा। बरुणा धन असी बराबर वाराणसी, और दोनों के बीच में काशी बसा है। उन दोनों नदियों पर जो नाले गिरते थे, दोनों नदियां तो नाला के रूप में ही हो गई हैं। किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, बरुणा को हमारी सरकार ने बहुत बेहतर करना चाहा और कर भी रही थी और देख भी रहे हैं आज। लेकिन 80 की नदी को नाला में तब्दील हो गया। और ये 80 नाला, 80 घाट, 80 नाला, इनको समझ में नहीं आया कि 80 किसे कहते हैं। 80 एक स्थान है जहाँ आकर के मिलती थी नदी, और वहाँ बहुत राजनीतिक चर्चाएं भी होती हैं, सामाजिक चर्चाएं होती हैं। बड़े बड़े विद्वान वहाँ बैठते थे और अपनी बात करते थे। लेकिन उस नाले की स्थिति, आज भी पानी गिर रहा है। आप सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए, अभी तक वो सफल नहीं हो पा रहा। तो इसलिए जो घाट एक कहते हैं, घाट उसी तरह के हैं, पहली सरकारों के बनाए। इन्होंने एक भी घाट जीर्णोद्धार कराया हो तो उसको बताएं। हाँ, रंगाई पोताई करा देते हैं, लाइटिंग व्यवस्था कर देंगे, और वो लाइटिंग व्यवस्था भी चाइना की कर देंगे। चाइनीज टाइप के झालर लगेंगे, चाइनीज टाइप के काम होंगे। तो इसके अलावा इनके पास क्या है? आपके एक मिनिस्टर थे सुरेंद्र सिंह पटेल, और जब आप लंका से जाएंगे इस तरफ दुर्गा कुंड होते हुए नहीं, जो इधर वाला रास्ता जाता है, उससे जाएंगे तो उस पर 80 नदी है। आप स्वीकार करते हैं? हाँ। सुरेंद्र सिंह पटेल का एक बोर्ड लगा 80 नाले का जीर्णोद्धार, तो वो लोग भी, आप लोग भी मान गए कि 80 नाला है? नहीं, नाला क्या, वो तो थी नदी। और एक्चुअल वो इसकी उद्भव स्थान अभी समझ में आ रहा है लोगों को। अब आ रहा है। एक बहुत अच्छा विद्यार्थी ने शोध किया है। नहीं, आप विषय पर आइए। सुरेंद्र सिंह पटेल ने लिख दिया कि 80 नाले का। वो राजनीतिक रूप से नहीं, उसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन सरकारी तौर से नाला का रूप ले लिया। तो नाला तो कहेंगे जब आप नाले का लोकार्पण करेंगे। लेकिन वो एक्चुअल वो नदी थी, वो छोटी नदी थी, बरसाती नदी थी, जो बहुत दूर से निकली है और वो धीरे धीरे विलीन होती गई। कभी गंगा का पानी भी उससे निकलता था,
ये संगम से उसका उद्गम स्थान है जिसकी शोध हो रहा है। अब आपने जब छेड़ा है तो उसको जो गंगा जब भी बढ़ी, ऐसे बहुत से उद्गम स्थान हैं जहाँ नदियाँ बढ़ती थी तो एक अपनी साइड से पानी निकलने का भी स्थान हो जाता था, बाढ़ बड़ी आती थी, तो उसी का ये स्वरूप था, फिर आके काशी में मिल जाना। ये निकली इलाहाबाद से, जैसे बरुणा है ये भी बहुत दूर से नहीं निकली है, तो इसलिए इलाहाबाद से ऊपर से निकली, इसका भी वही है, दोनों के बीच का है। आपने 80 बरुणा धन 80 कहा तो वो ठीक है, उससे काशी हो गई, लेकिन अब काशी बरुणा धन 80 के बीच में ही नहीं है, अब तो काशी चली गई कुछ और। कमलापति त्रिपाठी जी ने चंदौली में नहरों का जाल बिछा दिया, श्रेय आप ले रहे हैं उसका? नहीं, हमने श्रेय नहीं लिया है, हम आज भी याद करते हैं पंडित कमलापति त्रिपाठी उस जमाने में हुए चीफ मिनिस्टर, उस समय में सिंचाई मंत्री हुए जब यहाँ रेहट से खेती होती थी, मोट से सिंचाई होती थी, दोन और ओरछा से छुपाई होती। आपको उसका एहसास कैसे? आप पॉलिटिकल जीवन था, मैं 56 की पैदाइश है, मैंने देखा ये संसाधन थे, लेकिन पंडित जी ने बांध बनवाया, एक नहर निकलवाया, कर्मनासा राइट और कर्मनासा लेफ्ट, और एक नहर निकली जो नारायणपुर से होते हुए निकली, जो चली गई वो जमनिया के बॉर्डर गाजीपुर तक, वो पानी गहमर तक अरोराबाद का पानी जाता था। बाद में नारायणपुर लिफ्ट कैनाल लगी, जब लिफ्ट कैनाल नारायणपुर लगी तो तमाम नहरें फिर बनाई गई, तो उन्होंने नहर बनाई, और इतना है चंदौली में कि चंदौली में जितने किलोमीटर नहरें हैं उतना किसी जनपद में किलोमीटर। आप अपनी भूमिका बताएं, अपने कार्यकाल। हम लोगों ने नहरों की सफाई करवाया, और जितनी नहरें थी अधिकांश नहरों की पटरियां पक्की कराने का काम हुआ, ताकि किसानों की जमीन भी लेने ना पड़े और उनको सड़कें भी बन जाए। और भपौली पंप कैनाल था जो काफी दिनों से पक्का कूप बनाने की योजना चल रही थी, उसका उद्घाटन भी शिलान्यास लोगों ने किया, नहीं पूरी हुई, लेकिन माननीय अखिलेश जी की सरकार जब हुई तो पूरा का पूरा पक्का लिफ्ट कैनाल हुआ, उसके सभी लिफ्ट कैनालों के पंप लगे और वो आज पूरी गति से काम कर रही है। उसी तरह से नारायणपुर में भी उन्होंने बहुत पैसा दिया और आज वो पूरी क्षमता से चल रही है। लिफ्ट कैनाल के लिए अलग से कोई विद्युत सब स्टेशन बनाए जाने की बात जो हमारे जनपद में छोटी छोटी लिफ्ट कैनाल से सूखा पड़ा था, इस सवाल को भारत सरकार से भी मैं उठाया, और अपनी सरकार तो नहीं थी, मायावती जी की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे, मैंने ये कहा कि आप राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में जो छोटे छोटे लिफ्ट कैनाल हैं, 5 क्यूसेक 10 क्यूसेक 20 क्यूसेक के, आप उनको स्वतंत्र विद्युत फीडर से जोड़िए ताकि वो आबाद गति से चलते रहें और वो पानी उनको मिलता रहे। तो वो सरकार ने सुना और उससे हमारे जनपद में जितने लिफ्ट कैनाल हैं लगभग सब ने सब वो स्वतंत्र फीडर से जुड़े, और 2 लिफ्ट कैनाल नारायणपुर के जो टेल है नहर का, उसको जोड़ने के लिए कर्मनासा में 2 लिफ्ट कैनाल चारी और अदसण 50-50 क्यूसेक के लगाई, हमारी सरकार ने दिया। एक को दिया 63 करोड़ रुपया और एक को लगभग 70 करोड़ या 80 करोड़ रुपया दिया, ताकि अंडरग्राउंड पाइप हो करके मेन नहर में लगा दी जाए, ताकि पानी अगर न मिले तो इनको यहाँ से पानी दी जाए। अंतिम सवाल आपसे सर, सदन में पर्चे नहीं लहरा सकते, सदन में जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं कर सकते, सदन की जो गरिमा है, उसके जो नियम जो संहिता बनाई गई है, क्यों तोड़ते हैं आप लोग? देखिए, सदन में अपनी बात रखी जानी चाहिए, उसके लिए स्लोगन है, उसके वे दफ्तियां लिखित है, सदन का ध्यान आकृष्ट कैसे हो रहा है, सरकार इसको नोटिफिकेशन में कैसे लेगी, उसके लिए तरीके बने हैं। हम नियम 56 लाते हैं, हम 0 आवर्स उठाते हैं, हम नियम के तहत उसमें काम रोको प्रस्ताव लाते हैं, लेकिन इसको जब सरकार स्वीकृत नहीं करती है, इसको नहीं लेती है, इस पर चर्चा नहीं कराती है, तो हमारे पास यही विकल्प बचा है कि हम अपनी बात को बैनर उठावें, हम अपनी बात सदन के बेल में जाएं, सदन को चलने न दें, सदन को रोकें, सदन को रोक चलने न देना कोई मकसद नहीं होता, सदन का ध्यान उस विषय पर लाना जिस विषय के लिए हम उठा रहे हैं, जनहित में लाना, ये हमारा काम है। सदन रोको तो सदन रोकते नहीं है, वो अपनी पास करा लेते हैं, तो जनता तो इस बात को सुनती है, समझती है
कि भाई ये किस कार्य के लिए सदन रोका गया। नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसा क्यों करता है? जैसे आप सत्ता में रहेंगे, सत्ता के साथ आपका गठबंधन है, कुछ भी होगा आप चुप रहेंगे, और वो विपक्ष में रहेंगे तो वही काम वह करेंगे, कल आप विपक्ष में हैं तो वही काम आप देखिए, करेंगे। विपक्ष काम यह विपक्ष का- सांसद अपनी संसदीय गरिमा का यह एहसास कब करेगा? देखिए, विपक्ष में थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इन पर 3 मुकदमे कायम हुए, जी ये सदन में रो रहे जी। तो रोना भी सदन के संज्ञान में आ गया ना। जी तो इस पर लोगों ने नोटिस लिया और सरकारों को बताया कि भाई ये क्या हो रहा, और आज तो आप नोटिस भी नहीं ले रहे हैं, आज तो आप सुन भी नहीं रहे। इनके मुकदमे वापस हो गए, अपना उनके मुकदमे वापस कर रहे हैं, दूसरे को आप जेल कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। आपकी सरकार आएगी, आप भी वापस कर लेंगे जिनका होगा? नहीं, जो पॉलिटिकल होंगे मुकदमे, पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल होंगे। हमने फूलन देवी का मुकदमा वापस नहीं किया। फूलन देवी हमारे रही, हमारे नेताजी ने बनाया, जी उसकी बेबसी, उसकी लाचारी को हमने उठाया और पार्लियामेंट में गई। पार्लियामेंट में जनता ने चुन के भेजा और वो उस रास्ते से हट करके जीने का, और ये मौलिक अधिकार है। अगर कोई अपराधी है, कोई अपना जीवन बदल रहा है, जी तो उसको जीने का हक है, एक अवसर उसे देना उसके चाहिए। अवसर मिलती है और जनता दी, ये कोई नहीं है। लेकिन आप अपराधी भी रहो, आप चुनाव भी लड़ो, एमपी एमएलए हो के भी अपराध करो, तो इस पर तो कड़े कानून बने। अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, इसके मूल में क्या है? अपराध आपके समय में थे, इस समय अंतर क्या देख? देखिए, अब मैं इस पर दल, पार्टी और विचारों से अलग हटके कहूँ, जी हाँ, इसमें कहीं न कहीं हम सब जो अपराधियों को महिमा मंडित करके, जो धन बल का प्रभाव करके जनता प्रभावित हो रही है, वो इसके कारण है कि एक एमपी एमएलए जीत गया जो अपराधी टाइप का था, 4-6 मर्डर किया, तो दूसरे अपराधी छोटे मोटे हैं, उनकी भी मंशा बन रही है कि अपराध करो, कल एमएलए का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव, एमपी का चुनाव। जिस दिन जनता खड़ी हो जाएगी, इनको जगह नहीं मिलेगी, इनको कहीं बैठने की जगह नहीं मिलेगी, ये अपना नाम नहीं बताएंगे। याद है जौनपुर का एक अपराधी था जो चिल्लाता रहा कि मैं फला हूं, और लड़कों ने पढ़ के जा रहे थे, कल ये पढ़ा अपराधी है। लड़कों ने नोटिस नहीं लिया और उसको अद्धा मारते मारते मार डाला। हमारे धारदार सवालों का उत्तर दिया और बहुत सी चीजें ऐसी आई कि पार्टी लाइन से हट करके रामकिशोर यादव जी ने यह भी कहा कि जनता को भी समझना चाहिए, अगर किसी अपराधी, तस्कर, माफिया और ऐसे तत्वों को टिकट मिलता है तो जनता को चाहिए कि उनको हरा दे। चौधरी चरण सिंह ने कहा, चौधरी चरण सिंह के भी हम लोग मानने वाले हैं, जो किसानों के मसीहा कहे गए, जो किसानों की आवाज उठाए। उन्होंने कहा था, यार कभी भूल से हमने भी गलत आदमी को टिकट दे दिया हो तो उसको हरा देना। ये चौधरी साहब के भाषण है। तो ऐसा नहीं है, जनता कभी कभी हरा भी देती है, लेकिन हराना ही चाहिए, हराना ही चाहिए। विनम्र भाव से श्री रामकिशोर यादव जी का सादर आभार। आज हम इनके आवास पर आए और एक लोक व्यवहार में मिलना जुलना हुआ, अच्छा लगा। सभी को विनम्र भाव से सादर नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल को देखने वाले लोगों को मैं कोट कोट नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मैं लोगों से अपील करूँगा कि आप गुण दोष के आधार पर इस लड़ाई को लड़ो। अपराधी, गुंडे, माफिया और भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के खिलाफ मुहिम चलाने की जरूरत है, क्योंकि हमने देखा है पार्लियामेंट में अन्ना हजारे का आंदोलन, जिन लोगों ने उस आंदोलन को चलाया वो कहीं दाएं बाएं किनारे हो गए। उस आंदोलन में जो लोग घुस गए वो आज सत्ता के शिखर में बैठे हैं, इसलिए जनता को भी याद रखना चाहिए। धन्यवाद।